नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर डीप डाइव करने वाले हैं। इसे हम द इंडियन एनोमली यानी भारतीय विसंगति भी कह सकते हैं। देखिए, आमतौर पर जब हम पश्चिमी देशों में सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र के जन्म की बात करते हैं तो उसका सीधा कनेक्शन औद्योगिक क्रांति से जुड़ा जाता है। लेकिन भारत में कहानी बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ समाजशास्त्र किसी कारखाने की चिमनी से निकलने वाले धुएं से पैदा नहीं हुआ, बल्कि औपनिवेशिक शासन के दौरान हमारी अपनी एक बेहद प्राचीन और जटिल सभ्यता को डिकोड करने की जो वैज्ञानिक जरूरत थी, उसी ने भारतीय समाजशास्त्र को जन्म दिया। एग्जाम के नजरिए से ये टॉपिक बहुत बहुत क्रूशियल है, तो चलिए पूरा फोकस यहीं रखते हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा रोड मैप क्या रहेगा। हम बात करेंगे ऐतिहासिक विकास की, फिर उदय के सामाजिक और आर्थिक संदर्भों की, उसके बाद प्रमुख समाजशास्त्रियों और उनकी विशेषताओं की, और अंत में इसके समकालीन संदर्भ की। अब ये सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी है जो पूरी तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के झटके से बाहर आई, वहीं दूसरी तरफ हमारा भारतीय समाजशास्त्र है। यहाँ ऑब्जर्वर्स को हमारे समाज की गुत्थियां सुलझाने के लिए एक बिल्कुल अलग एकेडमिक लेंस की ज़रूरत थी। भारत में इसका विकास कॉलोनियलिज्म, हमारी बहुत ही गहरी जाति व्यवस्था और सदियों पुरानी ग्राम व्यवस्था के अध्ययन की जरूरत से प्रेरित था। हमारी डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा थी कि वेस्टर्न मॉडल यहां सीधे सीधे अप्लाई ही नहीं हो सकते थे। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, ऐतिहासिक और संस्थागत विकास। एग्जाम की तैयारी के नजरिए से इन तारीखों को अपने दिमाग में बिल्कुल बुकमार्क कर लीजिए। भारत में फॉर्मल और साइंटिफिक समाजशास्त्र ने 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में जड़ें जमाना शुरू किया। 1919 वो ऐतिहासिक साल था जब बॉम्बे यूनिवर्सिटी में सबसे पहले इसकी पढ़ाई शुरू हुई। इसके ठीक 2 साल बाद 1921 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक पूरा का पूरा समाजशास्त्र विभाग ही स्थापित कर दिया गया। और बस एक बार जब ये शुरुआत हुई तो 1921 के बाद मैसूर, पुणे और दिल्ली जैसे विश्वविद्यालयों में इसका बहुत तेजी से विस्तार होने लगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, उदय के सामाजिक संदर्भ। जरा सोच कर देखिए, भारतीय समाज कोई आम समाज तो है नहीं। हमारी गहरी सामाजिक संरचनाओं पर गौर करें। जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, बड़े बड़े संयुक्त परिवार, ग्राम पंचायतें और इतनी व्यापक धार्मिक विविधता। यहाँ पदानुक्रम या हायरार्की इतनी सख्त थी कि इन स्ट्रक्चर्स को एक वैज्ञानिक समाजशास्त्रीय नजरिए से समझना बहुत जरूरी हो गया था। सच कहूं तो बिना समाजशास्त्र के भारत की इस अविश्वसनीय जटिलता को डिकोड करना लगभग नामुमकिन था। अब यहाँ जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है वो है एम.एन. श्रीनिवास जी का दिया हुआ ये हाई स्कोरिंग कीवर्ड संस्कृतिकरण यानी संस्कृताइजेशन। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही खूबसूरती से बताता है कि कैसे निम्न जातियां समाज में ऊपर उठने और प्रतिष्ठा पाने के लिए उच्च जातियों की रीति रिवाजों, अनुष्ठानों और उनकी जीवन शैली को अपनाती हैं। ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि भारतीय समाज में सोशल मोबिलिटी आखिर काम कैसे करती थी। लेकिन देखिए, समाजशास्त्र केवल क्लासरूम्स और किताबों में नहीं पनपा, इसकी असली जड़ें सड़कों पर हो रहे बदलावों में थी। 19वीं शताब्दी में भारत में सुधार आंदोलनों की एक पूरी लहर सी आ गई। राजा राममोहन राय जी का ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद जी का आर्य समाज और ज्योतिबा फूले जी का सत्यशोधक समाज। इन आंदोलनों ने सती प्रथा और अस्पृश्यता जैसी कुरीतियों के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। इन्हीं आंदोलनों ने समाज को एक नई, क्रिटिकल और साइंटिफिक नज़र से देखने की आदत डाली, जो आगे चलकर सोशियोलॉजी के लिए एक बहुत ही उपजाऊ जमीन साबित हुई। और फिर 2 बहुत बड़ी ताकतों का संगम हुआ। एक तरफ जो नए आधुनिक विश्वविद्यालय खुल रहे थे, उन्होंने हमारे इंटेलेक्चुअल्स को मार्क्स और वेबर जैसे पश्चिमी विचारकों से मिलवाया, और दूसरी तरफ हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। महात्मा गांधी जी जहां अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ रहे थे, वहीं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर दलित अधिकारों और सामाजिक समानता के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो हुआ ये कि आधुनिक शिक्षा और इस राजनीतिक जागृति के शानदार कॉम्बिनेशन ने भारतीय सामाजिक समस्याओं के एक बहुत ही गहरे एनालिसिस को जन्म दे दिया। चलिए अब आते हैं तीसरे और बहुत ही क्रूशियल हिस्से पर, उदय के आर्थिक संदर्भ। ब्रिटिश नीतियों ने हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से पलट कर रख दिया था। इस चेन रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप था एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन, यानी किसानों को खाने पीने की चीजों के बजाय कपास और नील जैसी नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर करना। दूसरा स्टेप था जमींदारी और रैयतवाड़ी जैसी बेहद दमनकारी भूमि व्यवस्थाओं को थोपना। और इसका रिजल्ट क्या निकला? तीसरा स्टेप, एक भयंकर कृषक संकट। गरीबी, जमीन छिन जाना और भारी कर्ज ने ग्रामीण भारत को तबाह कर दिया।
जाहिर है, इस तबाही को समझने के लिए समाजशास्त्रियों का आगे आना बहुत जरूरी हो गया था। और सिर्फ गांव ही नहीं, शहरों की तस्वीर भी तेजी से बदल रही थी। औद्योगिकरण और ब्रिटिश पूंजीवाद ने हमारे पारंपरिक उद्योगों को लगभग खत्म कर दिया। उनकी जगह पर नई मिल्स और फैक्ट्रियां खुली, जिससे एक बिल्कुल नया वर्किंग क्लास या श्रमिक वर्ग पैदा हुआ। मुंबई की कपड़ा मिलों का ही उदाहरण ले लीजिए। वहां कम मजदूरी, घंटों घंटों का काम और बहुत ही खराब हालात थे। इससे शहरों में स्लम एरियाज बढ़े, शोषण बढ़ा और अमीर गरीब के बीच की खाई बहुत गहरी हो गई। इन्हीं शहरी दुर्दशाओं ने भारत में इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी की नींव रखी। तो सबसे अहम पॉइंट यह है कि सोशियोलॉजी का काम 1947 में आज़ादी मिलने के साथ खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये तो और भी इंपॉर्टेंट हो गया। आज़ाद भारत ने नियोजित विकास यानी प्लान्ड डेवलपमेंट का रास्ता चुना। सरकार की पंचवर्षीय योजनाएं आईं, जमीनी स्तर पर भूमि सुधार हुए और हरित क्रांति आई। इन सबसे खेती में तो फायदा हुआ, लेकिन साथ ही समाज में नए तरह के बदलाव और असमानताएं भी पैदा हुईं। स्टेट की इन नीतियों का जमीन पर क्या असर हो रहा है, ये ट्रैक करने के लिए सोशियोलॉजिकल स्टडी एकदम जरूरी बन गई। आइए अब बात करते हैं भाग 4 की, प्रमुख भारतीय समाजशास्त्री। ये आपके लिए एक अल्टीमेट चीट शीट है, इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ उन बौद्धिक दिग्गजों की बात हो रही है जिन्होंने भारतीय समाज को समझने के अलग अलग लेंस दिए। जीएस घुरिया ने हमें बताया कि जाति असल में एक सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था कैसे है। फिर डीपी मुखर्जी आते हैं, जिनका फोकस हमारी परंपरा और आधुनिकता के बीच होने वाले टकराव पर था। एमएन श्रीनिवास को हम संस्कृतिकरण और उनके शानदार ग्राम अध्ययनों के लिए जानते ही हैं। और एआर देसाई, उन्होंने हमारे समाज, राष्ट्रवाद और क्लास स्ट्रगल को समझने के लिए एक बहुत ही तगड़ा मार्क्सवादी नजरिया दिया। अब बढ़ते हैं 5वें हिस्से की ओर, भारतीय समाजशास्त्र की विशेषताएं। भारतीय समाजशास्त्र का अपना एक अलग ही डीएनए है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये प्राचीन परंपराओं की जड़ों और आधुनिक बदलावों की आंधी के बीच हमेशा एक बैलेंस बनाता है। इसकी मुख्य विशेषताओं में शामिल है वेस्टर्न थ्योरीज को हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ढालना, हमारे गांवों की बहुत ही डीप स्टडी करना, जाति और धर्म की बारीकियों को पकड़ना और लगातार ये मॉनिटर करना कि आधुनिकीकरण हमारे समाज को किस तरफ ले जा रहा है। और अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, भाग 6, समकालीन संदर्भ और निष्कर्ष। ये हिस्सा बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से दिखाता है कि उन शुरुआती सोशियोलॉजिस्ट की बनाई हुई नींव आज भी कितनी काम आ रही है। आज हमारा समाज पहले से कहीं ज्यादा फास्ट बदल रहा है। आज समाजशास्त्र किन चीज़ों से जूझ रहा है? ग्लोबलाइजेशन का असर, हमारा ये नया डिजिटल समाज और सोशल मीडिया की ताकत, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जेंडर इक्वालिटी की बहस और जाहिर है क्लाइमेट क्राइसिस। समाजशास्त्र आज भी इन तेज बदलावों को समझकर हमें आईना दिखा रहा है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और दिलचस्प सवाल मैं आपके सामने छोड़ना चाहता हूं। आज जब भारत डिजिटल एज और ग्लोबलाइजेशन की सुपर फास्ट ट्रेन में बैठा है, तो हमारी वो पुरानी सामाजिक संरचनाएं अब कैसे बदल रही हैं? और उससे भी बड़ी बात, भारतीय समाजशास्त्र को इन नए बदलावों को डिकोड करने के लिए खुद को कैसे अपग्रेड करना होगा? इसके बारे में सोचिएगा जरूर। इस पूरे डीप डाइव में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते रहिए और अपने आसपास के समाज को एक नए नजरिए से देखते रहिए।